नमो नमः। ज्ञान विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा 9th कक्षा का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है 2 नंबर का चैप्टर है, जिसके बारे में हमने कुछ पदार्थों की शुद्धता के बारे में अध्ययन किया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि ये जो पदार्थ है जिनसे मिलकर के मिश्रण बना हुआ है, उन मिश्रण को हम पृथक कैसे कर सकते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करना, घटक जो उसमें उपस्थित है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के वो जो मिश्रण बना हुआ है, उस मिश्रण से हम घटकों को कैसे पृथक कर सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेथड हम जैसे नॉर्मली घर में देखते हैं। हमारे घर में शादी वगैरह होती है तब आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जो घर के अंदर गुलाब जामुन या रसगुल्ले इस प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, उनमें हम चाशनी का प्रयोग करते हैं। उस चाशनी को आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर के जो सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे जो हलवाई है, वो क्या करते हैं, चाशनी जब बन जाती है तो उसको गैस चूल्हे पर चढ़ा करके उसको गर्म करते हैं, गर्म करते रहते हैं। उसमें से जो पानी होता है, जल जो होता है, वो तो वाष्प बन करके उड़ जाता है, लेकिन जो चीनी होती है वो क्रिस्टलीय रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब चीनी से वो चाशनी बनी हुई थी और चीनी को ही उस चाशनी से पानी को हटा करके पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये क्या है, क्रिस्टलीकरण की विधि है, जिसके अंदर हमने उस चीनी को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की है, चीनी को हमने पुनः प्राप्त कर लिया है। तो इसी प्रकार के कुछ मेथड है जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण मतलब जैसे चौक है, मिट्टी के अंदर इस चौक को डाल दिया, ठीक है, या फिर नॉर्मली हम देखते हैं घर के अंदर अनाज होता है, उसको हम साफ करते हैं। तो जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर कोई चना आ गया या कोई मोठ आ गया, मूंग आ गया, कोई भी दूसरे कंकर आ गए, पत्थर या कोई और दूसरे लकड़ी वगैरह के टुकड़े हैं, कुछ भी होता है, तो हम उनको बीन करके यानी साफ कर लेते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो ये तो क्या होगी, एक नॉर्मल मेथड हुआ जिसके अंदर हमने ये देखा कि ये विषमांगी मिश्रण था, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से हम इनको देख पा रहे थे और उनसे हमने इसको पृथक कर लिया। लेकिन कुछ स्थितियां इससे ऑपोजिट भी होती है, जैसे अभी रिसेंट हमने एक एग्जांपल के द्वारा देखा था कि चीनी जो है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, चाशनी जो है उससे चीनी को पृथक करना, क्रिस्टलीकरण। नमक भी आप लोगों ने देखा होगा, अपने इस एरिया के अंदर भी ऐसे हैं छोटे छोटे ये बाड़ियाँ से, क्यारियाँ से बना रखी है, उसके अंदर पानी को ला करके छोड़ दिया जाता है, वो वाष्प बन करके पानी उड़ता है और नीचे नमक की परत उसमें रह जाती है। नाम अपने पास में वहाँ पर ये मेथड बड़ी फैक्ट्री के रूप में स्थापित किए हुए हैं और इनसे नमक को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे अवयव हैं जिनको हमें पृथक करना है, जिनको हमें प्राप्त करना है, अलग अलग जो घटक जिनसे मिलकर के वो बने हुए हैं। विषमांगी मिश्रण की बात अलग है, लेकिन जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया चाशनी, जिसके अंदर जल भी है और चीनी भी है, वहां से चीनी को पृथक करने का प्रयास किया था, एक मेथड को अपनाया था, ठीक है। ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार के मेथड को अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के अवयवों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ये जो स्याही होती है, नीले रंग की है, काले रंग की है या लाल रंग की है, इसमें रंग वाले घटक जो होते हैं, या तो काला रंग होगा या नीला रंग होगा या लाल रंग होगा, उसको हम स्याही से कैसे पृथक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले जो हमारी विधि होगी, उस विधि के अंदर हम देखने वाले हैं कि रंग वाले घटक को स्याही से, रंग वाले घटक कौन से, जैसे काली हो सकती है, नीले हो सकती है, नीले रंग को या काले रंग को, इनको हम स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। क्या कभी आपने सुना है, आपने कभी देखा है इसको?
आज हम इसको करके देखते हैं। आप लोग भी इन फ्यूचर ध्यान रखोगे किस प्रकार से हम इनको पृथक कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि ये जो स्याही वाली बूंद होती है या स्याही की कुछ मात्रा एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है, एक प्लेट सी होती है चीनी मिट्टी की, उसके ऊपर इसकी एक मात्रा इसके अंदर इसको ले लिया जाता है। अब क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट तो हम गर्म नहीं कर सकते क्योंकि मात्रा हमने थोड़ी सी ली है। हम क्या करेंगे, इसको एक बीकर के ऊपर रख देंगे, ठीक है, बीकर के ऊपर हमने इसको रख दिया और बीकर के अंदर पानी है, इसको अब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बर्नर की सहायता से बीकर के अंदर जो पानी है उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके वाष्प बनेंगे, इसके वाष्प से क्या होगा, ये स्याही के अंदर जो जल जैसा पदार्थ है वो भी क्या हो जाएगा, वाष्प बनता रहेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये वाष्प पूरी तरह से बन करके यहाँ से उड़ जाएगी और प्याली जो है जिसके अंदर हमने ये लिक्विड लिया था अब क्या हो जाएगा, एक परत से इसके ऊपर जमा हो जाएगी। एक इस प्रकार से परत नजर आएगी, जिस रंग की, काला है तो काला है, नीला है तो नीला है, इस प्रकार से परत इस पर नजर आएगी। इस परत को फिर क्या कर लिया जाएगा, ऐसे गूंज करके, ठीक है, पृथक कर लिया जाएगा। कहने का मतलब कि रंग वाले घटक को हमने उस स्याही से पृथक कर लिया है। हमें पता कैसे चलेगा, जब ये क्रिया होती है यहाँ से वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वो जो वाष्प बन रही है इसको हम वाष्पीकरण के जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आप लोगों ने देखा है वाष्पीकरण में तो क्या डायरेक्ट उसको गर्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट गर्म नहीं किया, पहले बीकर के अंदर पानी लेकर के उसको गर्म किया, उसके बाद में ये स्याही इसकी वाष्प से गर्म होकर के वाष्पीकरण की क्रिया को दर्शाती है। तो ये वाष्पीकरण की क्रिया जब इसमें से बंद हो जाएगी, वाष्प बनना बंद हो जाएगा, इसका मतलब इसमें से काला या नीले रंग का जो डाई घटक प्रयोग में लिया गया था वो हमें इससे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड है जिसके अंदर हमने ये वाष्पीकरण की क्रिया को ही किया है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अंतर लिए हुए है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया बीकर के अंदर जल है, उसके ऊपर ये चीनी मिट्टी की प्लेट रखी हुई है जिसके द्वारा हम इसको पृथक करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला मेथड। दूसरा कि यदि हमें घरों में हम देखते भी हैं कि दूध है, दूध से हम क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, बिलोना करते हैं, ठीक है, या मिक्सी के अंदर हम करते हैं तो एक ही तरफ वो चक्री घूमती है। ये जो मेथड होता है जिसके अंदर जैसे दूध है, दूध को गर्म किया, उसको फिर जमा दिया, जमाने के बाद में उसमें मलाई आई, उस मलाई को हमने मथा, मथने से क्या हुआ, अभिकेंद्रीकरण की क्रिया हुई। मथना जो है वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीकरण। अभिकेंद्रीकरण, ठीक है। अभिकेंद्रीकरण का अभिप्राय क्या हुआ कि ये एक क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा जब हम उसको मथते हैं तब क्या होता है, भारी जो कण होते हैं वो तो नीचे तले में बैठ जाएंगे और हल्के जो कण होंगे जिसको हम मक्खन कह रहे हैं या क्रीम कह रहे हैं वो क्या आ जाएगा, तैर करके ऊपर आ जाएगा और उसको हम आसानी से पृथक कर लेते हैं। तो ये मेथड जो अपनाया जाता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीकरण की क्रिया। नॉर्मली हम घर में देखते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग वो कहाँ करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वॉशिंग मशीन है, उसमें से हम पानी वो जो कपड़े होते हैं उसमें एक तरफ ड्रायर होता है, उस ड्रायर में से पानी को कपड़ों को डाल दिया जाता है और वो एक चक्री होती है, वो ऐसे घूमती है। घूमने का मतलब क्या हुआ कि उसमें से पानी, जो कपड़े हैं उन कपड़ों से पानी निचोड़ लिया जाता है। तो वो मेथड क्या है, ये अभिकेंद्रीकरण की क्रिया पर आधारित है। कहने का मतलब दूध से क्रीम
अभिकेंद्रीकरण यंत्र होता है उसके माध्यम से दूध को पृथक कर दिया जाता है, क्रीम को पृथक कर दिया जाता है। जब ये मेथड अपनाया जाता है तो इस मेथड में क्या होता है, हल्के कण है वो तो ऊपर तैरेंगे और भारी कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे तल्ली में बैठ जाएंगे और इस प्रकार से दूध से हम इस क्रीम को पृथक कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जब हम ये मेथड अपनाते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि दूध से हम क्रीम को पृथक करना चाहते हैं, हमने छलनी रख दी और उसके ऊपर उसको दूध को उस मलाई सहित डाल दिया या दही को मलाई सहित डाल दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, मलाई का कुछ हिस्सा छन करके नीचे की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर कण बहुत छोटे होते हैं, तो वो छोटे कण होने से क्या हो जाएगा, छनन की जो छानने की जो क्रिया है, छानने की जो क्रिया है छलनी से, उस विधि के द्वारा इसको पृथक नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कण छोटे होने से उस छनक पात्र से वो चला जाएगा, छनक जो पात्र होगा उसमें से छन करके वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। दूसरा कि जब यंत्र को घुमाया जाएगा, इस यंत्र को घुमाया जाएगा तब क्या हो जाएगा, हल्के कण तो ऊपर रह जाएंगे और भारी कण क्या हो जाएंगे, नीचे तल्ली में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर तैरते रहेंगे और भारी कण नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। इसलिए इस मेथड को काम में लिया जाता है। अब हम देखें कि इसका उपयोग कहाँ होता है। दो प्रयोग तो अभी मैंने बताई थी, एक तो मक्खन को दही से या दूध से क्रीम को हटाना, ये मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है, कपड़े धोते हैं उसके बाद उसको निचोड़ा जाता है उस ड्रायर के द्वारा, ये अभिकेंद्रीकरण की क्रिया के फलस्वरूप उसमें से पानी को पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वो क्या होता है, अभी मैंने बताया है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, दूध से क्रीम को पृथक करना, और दूसरा क्या बताया है, कपड़ों को निचोड़ना, और तीसरा महत्वपूर्ण है कि ये जो लेबोरेटरी होती है, जांच केंद्र होते हैं, हॉस्पिटल के पास में होती है, लेबोरेटरीज बनी रहती है जिसके अंदर यूरिन और ब्लड पेशाब और रक्त की जांच की जाती है, तो उसमें भी इस मेथड को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के 3 प्रकार के इसके यूज हुए, और इस विधि को क्यों अपनाया जाता है ये यहाँ पर इसके कारण भी हमने देख लिया है। अब हम तीसरा वो उन अवयवों को लिए लेते हैं जो कि आपस में अघुलनशील है। अघुलनशील, दो या दो से अधिक अवयव घुले हुए अघुलनशील है और उनको हमें पृथक करना है। बहुत आसान सा मेथड है जो आप लोगों ने देखा भी होगा। दो अघुलनशील द्रव में से घटकों को पृथक करना। घटकों को कैसे पृथक करते हैं, ये आप लोगों ने देखा भी है। दो घटक जो अघुलनशील, जैसे तेल हो गया और पानी हो गया। एक पात्र है जिसके अंदर पानी भी आ गया, पानी मौजूद था और पता नहीं था उसमें तेल भी हमने डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को पृथक करना है, पानी को अलग निकालना है और तेल को अलग निकालना है। स्वाभाविक है, मिले हुए नहीं होंगे, तेल ऊपर तैरता रहेगा पानी के, तो इसका मतलब इनको हम पृथक कैसे करें। छानने वाली जो छलनी होती है, छनक पात्र होता है, उसमें से कोशिश करेंगे तो वो नहीं छन पाएगा। इसका मतलब इसके लिए कोई विशेष मेथड की आवश्यकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक पृथककारी कीप होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा लेबोरेटरी में कहीं पर देखा होगा कि इस प्रकार से एक बीकर सा बना हुआ होता है, बीकर जैसे पृथककारी कीप कहते हैं। इसके नीचे इस प्रकार से खुला होता है, ऊपर भी खुला हुआ होता है, ऊपर भी कुछ डॉट ऐसा लगा दिया जाता है, कोर्क लगा दिया जाता है। ये मैंने थोड़ा रफली बनाया है।
आप बुक से देख करके थोड़ा सा फेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे ये इतना गोलाई में नहीं होता है, थोड़ा ये लंबा पात्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें ये देखिए यहाँ तक मैंने कह दिया जल है, यहाँ पर इसमें डॉट लगी हुई है जिसको स्टॉप वॉच कहते हैं, ठीक है। डॉट लगी हुई है, मेरी इच्छा होगी तो उसको खोल दूंगी और वापस उसमें वो वॉच, ये स्टॉप वॉच है, वापस इसको ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, ये रास्ता बंद हो गया, इसमें से जितनी मुझे आवश्यकता थी उतना जल या जो भी अवयव यहाँ से निकालना था उसको इसे पात्र के अंदर मैंने ले लिया और उसके बाद में इसको वापस बंद कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं पृथक्कारी कीट। ये ऊपर इसमें तेल और सॉरी ये तेल है और नीचे क्या है, जल है। इनको मुझे पृथक करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया। हटाने पर क्या हो जाएगा, जल इसके नीचे आ जाएगा। एक परत बनी हुई है यहाँ तक, ये परत किसकी बता रही है, तेल की बता रही है। तो यहाँ तक जैसे ही जल इसके अंदर आ जाएगा तो मैं तुरंत क्या कर दूंगी, इसको बंद कर दूंगी। बंद करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जल तो आ गया लेकिन तेल को इसके अंदर मैंने नहीं आने दिया। तो ये जो मेथड होता है वो क्या होता है कि दो अघुलनशील अवयव होते हैं उनको पृथक करने का ये मेथड होता है, जिसके अंदर हम इसको आसानी से पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज देखिए, इसका अनुप्रयोग देखिए तो कहाँ होता है। मोस्टली ये धातु शोधन का जो कार्य होता है उसके अंदर किया जाता है। जैसे लोहा है, वो जब उसको गर्म किया जाता है पिघल जाता है, शुद्ध लोहा पिघल करके नीचे की तरफ बैठ जाता है और उसमें धातुमल जो दूसरे अशुद्धियां होती है वो ऊपर रहती है। तो इसको यहाँ से नीचे की तरफ ले लिया जाएगा तो वो शुद्ध लोहा है, पिघला हुआ लोहा है, वो इस नीचे वाले पात्र में आ जाएगा और अशुद्धियां वो ऊपर है, वो ऊपर के ऊपर रह जाएगी, क्योंकि हम ये जो स्टॉप वॉच है इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग अभी हमने देखा है कि जल से तेल को पृथक करने के लिए, ठीक है, जल से तेल को पृथक करने के लिए, तेल से जल को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो क्या थे, दो अघुलनशील द्रव थे। आगे घुलनशील द्रव में भी देखेंगे कि उनको हम कैसे पृथक कर सकते हैं। अब जो चौथा मेथड है उसको हम देखते हैं कि कपूर आपने देखा है, कपूर के अंदर कपूर का पाउडर सा बना दिया, उसके अंदर मैंने नमक की क्रिस्टल भी डाल दी, यानी नमक भी उसमें मिला दिया। उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं, उनको सामान्य मेथड से हम जो बीन करके पृथक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम कैसे पृथक कर सकते हैं। कपूर से नमक को पृथक कैसे कर सकते हैं, बस ये मेथड आएंगे इसमें तरह तरह के, बहुत आसान भी है और बहुत अच्छे भी है, बहुत इजी भी है, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया है, गलनांक है, क्वथनांक है, एक ऊर्ध्वपातन की क्रिया बताई थी। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन का क्या मतलब होता है कि कोई द्रव है, उस द्रव को गर्म किया गया, सॉरी ठोस है, सॉरी ये ठोस है, ठोस को गर्म किया गया तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वाष्प यानी गैसीय रूप में आ जाएगा, ठीक है। आना तो चाहिए था उसको लिक्विड फॉर्म में यानी तरल द्रव अवस्था में, लेकिन द्रव में नहीं आकर के वो सीधा क्या होता है, वाष्पीय रूप में आ जाता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया। इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। इस ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाने वाले अवयव जैसे मैंने पहले भी बताया था, अमोनियम क्लोराइड, नोसाद्रव्य और कपूर है। ये ऐसे अवयव हैं जिनको
ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाने में सहयोगी माना गया है। ठीक है, इनको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में ना आकर के डायरेक्ट गैसीय फॉर्म या वाष्पीय रूप में आ जाता है। ठीक है, तो इनको पृथक करने के लिए एक पृथक कार्य जैसे की थी, ऐसे इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाने के लिए एक पात्र लिया जाता है। उस पात्र में जैसे मान लीजिए ये बीकर जैसा भाग, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक कीप लगा दी, इसको एक कीप के द्वारा ढक दूंगी। ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर मैंने नमक है और कपूर को ले लिया। ये ठीक तरीके से नहीं बनी है, आप मेरे से अच्छे ड्राइंग जानते होंगे, आप इसको ढंग से बना सकते हैं। कीप को उल्टा रख दिया है, इसके ऊपर रख दिया। कीप जानते हैं इस प्रकार की संरचना होती है, इसको मैंने इसके ऊपर उल्टा रख दिया। किसके ऊपर? ये बीकर है, बीकर के ऊपर। ठीक है, और इस पर मैंने यहाँ पर रुई लगा दी, रुई लगा दी। इसके अंदर क्या है? नमक और कपूर है। ठीक है, नमक और कपूर। अब इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा? कपूर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन करके इसके चारों तरफ में आ जाएगा, इस कीट के ऊपर आ जाएगा वाष्प बन करके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इसको हटा लूंगी, हटा करके इसको पुनः ठोस के रूप में प्राप्त कर लूंगी और इसके अंदर क्या रह जाएगा? शेष है नमक के क्रिस्टल रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मेथड अपनाया जाता है ये किसके लिए है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया के लिए है। जब ऐसे पदार्थ दो जिनके अंदर एक के द्वारा ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाया जाता है, उसके ऊर्ध्वपातन क्रिया के फलस्वरूप उस अवयव को दूसरे वाले अवयव से हम पृथक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई ऊर्ध्वपातन की क्रिया। अब पांचवा जो है, उस पांचवे के अंदर हम देखते हैं कि क्या काली स्याही में डाई सिर्फ एक ही रंग की होती है? इसको जांच कैसे करें? या स्याही से, जैसे अभी हमने लिया था, एक घटक को प्राप्त किया था, क्या स्याही में एक ही रंग उपस्थित होता है? इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक पेपर जैसा होता है, उसके माध्यम से हम कलर मैच करके या इस प्रकार से मेथड अपना करके करते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन सा? क्रोमो। और इसका क्रोमो, इसका हिंदी में अर्थ होता है रंग, ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक पेपर है, उस पेपर को हम लेंगे। इस पेपर के ऊपर लगभग 3 सेमी की ऊंचाई पर एक जो हमें स्याही लेनी है उसकी एक बूंद यहाँ पर लगा दी। ठीक है, कहाँ पर लगाई? जैसे ये है मेरे पास में, ये पेपर है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इतनी जगह छोड़ करके मैंने यहाँ पर स्याही की एक बूंद लगा दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक बीकर लेना है और इस बीकर के अंदर मुझे क्या करना है? पानी भरना है और पानी भर करके इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को इसके अंदर ऐसे छोड़ना है। ये क्या हो जाएगा कि ये जो पानी होगा वो क्या करेगा? उस स्याही की बूंद तक, यहाँ तक ये पानी ऑटोमेटिक इसके द्वारा शोषित कर लिया जाएगा और ये धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा इसका रंग क्या हो जाएगा? हल्का होता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब कि जो ये जल है जिसके अंदर वो स्याही घुलनी है या जो रंग उसमें घुलना है वो घुल करके क्या हो जाएगा? इसके साथ में जितनी दूरी उसको तय करनी है उतनी दूरी तक वो उसके साथ में फैल जाता है। इससे हम ये सिद्ध कर लेंगे कि इसके अंदर क्या घटक एक ही है, क्या स्याही के अंदर एक ही रंग पाया जाता है?
एक ही रंग उपस्थित है। तो इसकी जांच करने के लिए हमने ये मेथड अपना लिया और ये मेथड भी क्या बता रहा है कि एक ही रंग है या दो रंग है, हल्का या गहरा रंग या दोनों अलग अलग प्रकार से रंगों को इसके अंदर हम आसानी से देख सकते हैं। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग मोस्टली उस जगह पर किया जाता है जहां पर दो या दो से अधिक विले, विले का मतलब क्या है? घोलने वाला, सॉरी घुलने वाला जल है, उसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाली तो चीनी क्या होगी उसमें? विले, और जल क्या हो गया? विलायक। दो या दो से अधिक विले एक ही प्रकार के विलायक में घुलनशील हो, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आते हैं? छोटी सी चीज है, इजीली आप लोग इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये जो भी चीजें मैं तुरंत साफ कर रही हूँ आप स्क्रीनशॉट करके और उसके बाद में अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब अगला जो मेथड है, एक और इसका उपयोग बता देती हूँ। इसके जैसे अभी हमने लिया कि एक ही रंग को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका और भी जगह पर उपयोग होता है। जैसे अभी हमने देखा था लैब के अंदर, जैसे ये दो एक प्रदूषित द्रव है, इसको जांच के लिए देखा था। लैब है, लैब के अंदर जैसे कोई व्यक्ति ने, ये सड़क सुरक्षा शब्दावली में आता है, सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर के अंदर दिया हुआ रहता है कि यदि शराब पी हुई है किसी व्यक्ति ने और वो व्हीकल चला रहा है, उसको पकड़ा जाता है और वो कहता है मैंने शराब नहीं पी है, तो उसका ब्लड का नमूना लिया जाता है और उस ब्लड के नमूने से वो जांचा जाता है कि क्या इसने अल्कोहल का सेवन किया है। तो ऐसे, या फिर जैसे खिलाड़ी और होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे उत्तेजक पदार्थ ले लेते हैं जिससे कि उनको चोट थकान महसूस नहीं होती। तो ऐसे स्थितियों में उन खिलाड़ियों में जो नमूने, ब्लड के नमूने लिए जाते हैं, उनमें से जब उन चीजों को पृथक करते हैं तो इसी मेथड को काम में लिया जाता है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है या क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है, उसके द्वारा नशीले पदार्थ रक्त के अंदर मौजूद है या नहीं है, कितनी मात्रा में, वो सारा इस मेथड में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ये जो प्राकृतिक पिगमेंट होते हैं, एक तो मैंने बता दिया रक्त से नशीले पदार्थों की जांच करना, ठीक है, उपस्थित है या नहीं है उसकी जांच करना। दूसरा, जो प्राकृतिक पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट का मतलब जो रंग होते हैं, पिगमेंट, उन पिगमेंट से रंग को, प्राकृतिक जो पिगमेंट होते हैं उनसे रंग को पृथक करने का प्रयोग, इसी के द्वारा पृथक प्राकृतिक रंगों से इन पिगमेंट को प्राप्त करने का उपयोग भी इसमें किया जाता है। ठीक है, ऐसे डाई होती है, डाई में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डाई, कई रंगों का मिश्रण है, उस डाई में से विभिन्न प्रकार के रंगों को पृथक करने का उपयोग भी इसमें इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के उपयोग है जो कि इसे क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 5 हमने विधियां ली है। छठी हम विधि लेने वाले हैं, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि अभी हमने लिया था अघुलनशील, अब हम लेंगे घुलनशील, घुलनशील द्रव से घटकों को पृथक करना। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि क्या होती है कि जब मिश्रण, उस मिश्रण में से जिस अवयव को पृथक
करना होता है या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, उसको ताप दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने की वजह से क्या हो जाएगा, वो बॉयल होता रहेगा, उबलता रहेगा, और एक साइड में उसमें कीप लगी हुई होती है, जिसको आसवन मेथड के द्वारा उस कीप में से वाष्प जो जाती है एक नीचे पात्र रख दिया जाता है। यहाँ पर मैं बनाकर बताता हूँ, इस प्रकार से कोई संरचना है, यहाँ पर भी ऐसा यंत्र है, ठीक है, इसके बीच में ऐसे ये नली होती है, और यहाँ पर ये प्रेशर का कार्य करने वाला होता है। यहाँ पर एक पाइप लगी रहती है जिसको निर्गत भाग कहा जाता है, इसमें से जल निकलता है। इधर एक पाइप लगी हुई होती है जिसके अंदर शीतल जल को प्रवेश करवाया जाता है, और ये जो पाइप होती है बीच से जो निकली हुई होती है, इसको एक बीकर के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको एक बीकर के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर वो अवयव होते हैं जो घुले हुए हैं, और इसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बंद क्यों किया जाता है, ताकि जो वाष्प बन रही है वो सिर्फ इधर की जाए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक अवयव घुले हुए हैं, जैसे इसके अंदर मैंने ले लिया एसीटोन और जल, इसका मिश्रण घुलनशील है, दोनों घुले हुए हैं, एसीटोन, इन दोनों को ले लिया, इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने से क्या हो जाएगा, वाष्प बनेंगे, और वाष्प बन करके इसके अंदर ये चलता रहेगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, या बर्फ वाला पानी इसमें दिया जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, वो पानी जैसे ये इसको टेम्परेचर देगा ये पानी, तो इसका टेम्परेचर भी बदल जाएगा, तो इधर से उसको निकाल लिया जाएगा, फिर इधर से ठंडा जल भेजा जाएगा। अब ये ठंडे जल के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगी, ये वाष्प जल रूप में आ जाएगी, द्रवित रूप में आ जाएगी, द्रवित रूप में, और इसके अंदर आकर के वो इकट्ठी हो जाएगी। तो इस मेथड के अंदर जैसे मैंने एसीटोन और जल लिया है, तो इस एसीटोन का टेम्परेचर जो वाष्प बनने वाला है, जिसको हम क्वथनांक कहते हैं, इस जल की अपेक्षा कम होता है, तो कम टेम्परेचर मिलने पर ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन करके इस बीकर के अंदर द्रवित रूप में आ जाएगा। और जल होगा उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो तब तक एसीटोन हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसको नोट करने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर भी लगा होता है, जिसमें पहले से नोटेट होता है कि कौन से क्वथनांक पर कौन सा द्रव्य वाष्पित रूप में आएगा, तो उतना टेम्परेचर देकर के उस एक अवयव को पृथक कर लिया जाएगा, फिर दूसरे अवयव को पृथक कर लिया जाएगा। इस प्रकार से दोनों अवयवों को एक दूसरे से पृथक कर लेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर दो से अधिक घुलनशील पदार्थ हो, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर कैसा मेथड अपनाएं या किस प्रकार से हम इसको काम में लेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक ही नाम बोला है, कौन सा, आसवन विधि, ये आसवन फ्लास्क है। अब यदि मैं इसको दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के लिए प्रयोग करूंगी, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि इस बीकर के साथ में यहाँ पर एक और नली लग जाएगी, और इस नली से अब इसका संपर्क यहाँ पर होगा, ठीक है, ये बीकर एज इट रह जाएगा, और यहाँ पर एक नली लग करके इसको प्रभाज्य आसवन कहा जाएगा, प्रभाज्य आसवन कीप है, ठीक है। एक अलग से इस प्रकार से इसमें परत नली से लगी रहेगी, इसके अंदर कांच के ऐसे गुटके होते हैं, कांच के गुटके, इनका कार्य क्या होता है, गुटके होते हैं, इनका कार्य क्या होता है कि जब वाष्प बनकर के ऊपर आएगा तो उसको ठंडा करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिर ये इसका यहाँ पर कनेक्शन किससे हो जाएगा, जो अभी हमने लिया था इस प्रकार से आसवन जो पात्र था, कीप सी थी, और उसको बीकर के साथ जोड़ देंगे, और इसका कनेक्शन कहाँ होगा,
उस फ्लास्क से। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनाया जाता है। तो ऐसे करके दो या दो से अधिक जो पदार्थ होंगे उनको पृथक करने के लिए, द्रवित रूप में है, उनको पृथक करने के लिए जिस मेथड को काम में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रभाज्यासन। प्रभाज्यासन विधि के द्वारा दो से अधिक जो घुलनशील अवयव होंगे उनको पृथक करने के लिए काम में लिया जाता है। जब दो घुलनशील द्रव है उनको पृथक करने के लिए आसवन, केवल आसवन विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम अवयवों को पृथक कर सकते हैं। अब हम सातवां मेथड लेते हैं कि अभी तक हमने की बात की है घुलनशील है, घुलनशील वायु की तो बात ही नहीं की। वायुमंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार के गैसीय स्टेज में पाई जाती है। तो वायु से हम गैसों को कैसे पृथक करते हैं? वायु से गैसें पृथक करते हैं कैसे करते हैं? सभी जानते हो वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है मात्रा? नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बाद में दूसरे अन्य प्रकार के जो गैसेज होती है जैसे कि आर्गन है या हाइड्रोजन है या अन्य प्रकार की बहुत सारी गैसेज होती है जिनकी मात्रा इसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा 78% मानते हैं किसकी होती है? 78। और इसकी कितनी होती है? लगभग 21% होती है, 20.9% के आसपास है। इसकी 0.9 मानी गई है, बाकी 1% में ये सभी प्रकार की गैसेज आती है। यदि हम इनके टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर में क्या है, थोड़ा बहुत अंतर लिए हुए है। जैसे इसका माइनस है 194 डिग्री, ठीक है, इसका माइनस 186 और इसका माइनस 183। ये क्यों बताया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा। वायु से गैसों को पृथक करना है, इसके लिए क्या किया जाएगा? उस वायु को लिया जाएगा और इसको गर्म किया जाएगा। और गर्म भी कैसे करेंगे? दाब बढ़ा देंगे और ताप को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ताप कम कर देंगे। फिर इसको गर्म किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? वायु संपीड़ित हो जाएगी, संपीड़न हो जाएगी और द्रवित रूप में आ जाएगी। संपीड़न हो जाएगी और साथ में द्रवित रूप में आ जाएगी। अब इस द्रवित रूप को क्या किया जाएगा कि अलग अलग कोई प्रभाज्यासन लिया जाएगा। प्रभाज्यासन के बाद विधि काम ले लेते हैं। इसी विधि से इसको भी क्या कर दिया जाएगा? अपनाया जाएगा। अलग अलग टेम्परेचर पर या अलग अलग वाष्प रूप में आएगी और उसको फिर ठंडा करके पात्र में इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? एक हमें जो गैसों का समूह है वो लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद में उसको पुनः गैसीय रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो संपीड़न की क्रिया होगी, द्रव होगा, ये द्रव जब बनेगा गैस से तो अलग अलग ऊंचाइयों पर होगा। तो अलग अलग ऊंचाइयों पर होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? इनकी जो आयतन, ये जैसे आयतन हम मानते हैं वायु के अंदर इनका आयतन है, वायु में आयतन प्रतिशत में, और ये यहाँ पर क्या है? तापमान। तो अलग अलग ताप पर इनको प्राप्त किया जाएगा, अलग अलग ऊंचाइयों पर होकर उनको एक दूसरे से पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से गैसों को, वायु में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं उनको पृथक करने का ये प्रोसेस हमें अपना सकते हैं। घरों में भी हम देखते हैं एलपीजी जो गैस होती है संपीड़ित करके उसको द्रवित रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे अब एक इसमें लास्ट मेथड है जिसको हम देख लेते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि अशुद्ध नमूना है, पढ़ा होगा कभी। अशुद्ध नमूने में से कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा? नॉर्मल सी प्रक्रिया है,
चीनी मिट्टी की प्याली है, उसके अंदर इसके क्रिस्टल डाल दिए जाएंगे और उसके बाद में इसमें क्या कर देंगे, पानी डाल देंगे, यानी इसमें जल प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से ये इसके साथ में घुल गए। थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, कमरे के तापमान पर ठंडा कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये विलियम बन गए, विलियम भी कैसा हुआ, संतृप्त, ठीक है। अब इसको कमरे के ताप पर ठंडा कर लिया जाएगा। अब जैसे ही कमरे के ताप पर ठंडा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होगा, उसके क्रिस्टल या फॉर्म प्राप्त करके उसको पृथक कर लिया जाएगा। ये जो मेथड होता है, ये क्रिस्टलीन वाष्पीकरण की क्रिया होगी और उसके साथ में क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण के मेथड से ये कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलीय रूप में हमने प्राप्त कर लिया है। ये जो मेथड होता है, इस मेथड से आप लोगों ने देखा होगा जो नमक है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली रहती है, उनको पृथक करने के लिए इस प्रकार के ही विधियों को, इस प्रकार के मेथड को ही काम में लिया जाता है, जिससे कि उनको दूसरे अवयवों से उस नमक को पृथक किया जा सके। जैसे समुद्री नमक है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होंगी, तो कहने का मतलब क्रिस्टलीकरण मेथड के द्वारा इनको हम पृथक आसानी से कर सकते हैं। कई प्रकार की अशुद्धियां लिए हुए जो भी अवयव होते हैं उनमें से शुद्ध फॉर्म प्राप्त करने के लिए, शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कई मेथड अपनाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आप अपने हिसाब से इनके नोट्स बनाइएगा जो बताया गया उसके आधार पर, जिससे कि आपके लिए भी ये कार्य अच्छा हो जाए, सुगम हो जाए। धन्यवाद। अर्सल